हेलो डियर लर्नर्स। तो चलिए, आज है हमारा क्लास थ्री को शुरू करने से पहले हम अब तक क्लास वन और क्लास टू में जो भी चीज़ पढ़े हैं उसका जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं, फिर हम क्लास थ्री को करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। जैसा कि बात रिवीजन से शुरू हो रही थी, तो अगर हम रिवीजन के लिए, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आपको असिस्टेड रिवीजन की ज़रूरत होती है, मतलब कि टीचर रिवीजन करवा दे, ज़्यादा अच्छा होता है। अब ज़्यादा जल्दी चीज़ों को रिवाइज कर पाते हैं। सबसे पहले क्लास के दौरान आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स के साथ आपको होमवर्क भी करना है। होमवर्क पर भी कुछ मैं आज बताऊंगा, ठीक है। होमवर्क करना है और रिवीजन के लिए मैं ये कह रहा था कि डेली शाम को मैं एक ऑडियो आपको दूंगा, 10 मिनट या 15 मिनट की होगी, जो केवल रिवीजन पर्पज़ के लिए ही बनाई गई होगी। शाम को डेली मिल जाएगी। उस ऑडियो को सुनने से आपने जो भी क्लास किया है उसका बेहतरीन ढंग से रिवीजन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं होमवर्क के लिए। आप ये सोचते होंगे कि भैया होमवर्क तो चेक ही नहीं करते, हम लोग होमवर्क भेज देते हैं। आपको भी लगता होगा कि हम होमवर्क क्यों ही भेजें जब भैया चेक ही नहीं करते। जानते हैं, मेरे पास समय का इतना अभाव है ना, मैं क्या बताऊँ, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं हो रहा है, ठीक है। इसलिए ये होमवर्क मैं नहीं चेक कर पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता हूँ चेक करना। मैं क्या बोलूँ, मुझे पढ़ाने में इतना मज़ा आता है ना, लेकिन वही बात है कि समय का अभाव की वजह से मैं होमवर्क नहीं चेक कर पा रहा हूँ। तो इसका मैंने थोड़ा सा ये सॉरी तो मैंने इसके लिए सॉल्यूशन ढूँढने की कोशिश करी। तो सॉल्यूशन में मुझे 2 बातें समझ में आई। या तो मैं ऐसा करूँ कि एक ग्रुप बना दूँ जो केवल प्रीमियम बच्चों के लिए हो। प्रीमियम बच्चों का ये मतलब है कि, मतलब 1 मिनट, हाँ, प्रीमियम बच्चों का मतलब है कि केवल वहाँ पे मैं सिलेक्टेड स्टूडेंट को ही रखूँ, ठीक है। और उनका होमवर्क मैं खुद ना चेक करूँ, मुझसे जो पढ़े हुए, पहले मुझसे पढ़े हुए स्टूडेंट हैं जो आपके सीनियर्स हैं, उनको डिप्लॉय कर दूँ, उनको अपॉइंटमेंट दे दूँ कि भैया तुम लोग इसे चेक कर लेना, और बाकी जो भी डाउट हो मैं क्लियर कर दूँ। दूसरा ये तरीका है कि मैं हर एक क्लास के लास्ट में आपके पिछले दिनों का होमवर्क मैं वहाँ पे कर दूँ, ताकि आप होमवर्क को चेक कर लें। ये दूसरा जो ऑप्शन है ना, लास्ट में, वीडियो के लास्ट में होमवर्क को डाल देना, इससे वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। ये खुद मेरे लिए भी और आपके लिए, दोनों के लिए थोड़ी सी मुश्किल बात हो जाएगी। तो मैं ये कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा ये बताएं कि इन दोनों में से कौन सा आइडिया पे मुझे काम करना चाहिए। एक तो ये आइडिया है कि डेली शाम को आपको ऑडियो 10-15 मिनट की मिल जाएगी, जिससे आप इजीली असिस्टेड रिवीजन कर लेंगे। दूसरा है होमवर्क के लिए। तो होमवर्क के लिए आपको अपना सुझाव देना होगा कि क्या करना है आगे। चलिए, समय बहुत कीमती चीज़ है। समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग अपने काम पे आते हैं। हमारा काम है पढ़ाई करना और चीज़ों को बड़ी ही तसल्ली से समझना। अच्छा, मैं क्लास के दौरान ही एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ आपको कि देखिए, माइंडसेट ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप जहाँ हैं और जहाँ आपके सपने ले जाना चाहते हैं, जहाँ के आपने सपने देखे हैं, उन दोनों के बीच की दूरी तय करा सकता है वो आपका माइंडसेट। माइंडसेट क्या होता है? आपके दिमाग के अंदर जो विचार चलते हैं, वो देखने का एक नज़रिया होता है, वो हमें बदलना होता है। उसे उसे बदल लोगे ना, अगर आपने अपने माइंडसेट को चेंज कर लिया तो आप इजीली, मतलब कोई भी चीज़ दुनिया में आसान तो होती नहीं है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दैट इज़ आल्सो नॉट ईज़ी थिंग। ये भी आसान नहीं है। आप पढ़ रहे हैं, ये भी आसान नहीं है। कुछ भी आसान नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात इंश्योर करेगा कि अगर आपने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया ना, तो आप अपने सपने को पा लेंगे, सपने के करीब पहुँच जाएँगे। माइंडसेट क्या होता है दरअसल? हर एक चीज़ को देखने का नज़रिया होता है। जैसे मान लीजिए, मेरी क्लासेज आती है और पहले से मेरी क्लास के बारे में आपका क्या थिंकिंग होता है, क्या नज़रिया होता है, ये तय करता है कि मेरी क्लास से आपका आउटपुट यानी कितना आप सीख पाओगे। अब एग्ज़ाम्पल के लिए, ठीक है, कुछ बच्चे होंगे जिनके दिमाग में चलता होगा कि भैया का क्लास आएगा, हम उसमें बहुत कुछ नया सीखेंगे और मज़ा आएगा। भैया बहुत ईज़िली पढ़ाते हैं, बहुत शानदार लगता है हमको सीखने में। तो बच्चे जो है ना, आपसे ज़्यादा सीख पाएँगे। अच्छा, जिनको लगेगा कि चलो यार ठीक है, क्लासेस हैं, पढ़ेंगे,
मुझे समझ में नहीं आता है इंग्लिश, मुझे इंग्लिश से डर लगता है, दुनिया भर की बात है। जिनके दिमाग में निगेटिव अप्रोच चलता है वो कम सीख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं सिखाने में कुछ कमी कर रहा हूँ या आपका दिमाग सीख नहीं पा रहा है, ऐसा इस नहीं है। देखिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से एनालिसिस करेंगे तो आपको भी ये बात धीरे धीरे समझ में आती चली जाएगी। कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारा जो ये ब्रेन है ना, वो सच और इमेजिनेशन यानी कल्पना में अंतर नहीं कर पाता है। अब छोटा सा एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप कल्पना करिए कि आप इमली खा रहे हैं, आपके मुंह में लार बनना, हाँ बनेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सच में इमली तो मौजूद है नहीं, लेकिन आपके मुंह में लार बनना इस बात का ये प्रमाण है कि हमारा दिमाग जो है ना, वो कल्पना और सच्चाई में अंतर नहीं समझ पाता है। तो हमें अपने दिमाग को ट्रिक करना है, अपने दिमाग को हैक करना है, और उसे सच्चाई और झूठ में जब अंतर पता ही नहीं चल पाता है, तो हम ऐसा क्यों ना करें कि हम जैसा फील कर रहे हैं, हम जैसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन जैसा करना चाहते हैं, इन दोनों में अंतर है। तो हम जैसा करना चाहते हैं वैसा ही दिमाग को बार बार सिग्नल दे, बार बार बताएं। अब एग्जाम्पल के लिए, आप अपने आप को मान लीजिए कि आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं, आप अपने दिमाग को दिन में 2 बार 3 बार ऐसे बैठिए शांति से और अपने मन में ही बोलते रहिए कि मैं तो अंग्रेजी में अच्छा हूँ यार, मुझे अंग्रेजी समझ में आती है, बहुत अच्छा चल रहा है, मैं भैया के क्लास को बड़ी रेगुलर पढ़ता हूँ, भैया के क्लास से मुझे ये विश्वास हो रहा है कि मैं अंग्रेजी सीख लूँगा। इस तरह से खुद को दिलासा दीजिए, खुद को इस वर्ड बोलिए, ठीक है? एक बार में तो नहीं होगा, लेकिन धीरे 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 ये आपका जो है ना माइंडसेट, आपके जो सोचने की प्रक्रिया, देखने की नज़रिया में बदलाव आएगा और चीज़ें आपको आसान लगने लगेंगी, ठीक है? तो ये छोटी-सी बात कि आपको अपने माइंडसेट में परिवर्तन करना है, एक छोटी-सी बात है। इतना ही नहीं है, और भी चीज़ें हैं, धीरे-धीरे उन पर भी काम करेंगे, है ना? तो अभी के लिए आपको क्या करना है कि आपको मुझे बताना है कि इन 2 होमवर्क के 2 रास्ते में कौन-सा रास्ता अपनाया जाए। और दूसरा, शाम को अब मतलब आज से ही शाम में आपको रिवीजन ऑडियो मिलना शुरू हो जाएगा। साथ में आप नोट्स और होमवर्क ये दोनों चीज़ों को स्किप ना करें, अगर सच में सीखना चाहते हैं, नहीं तो आपकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो चलिए, क्लास 1 और क्लास 2 में हमने क्या सीखा, एक बार के लिए उसको धीरे से रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सीखा अल्फ़ाबेट। अभी अल्फ़ाबेट क्या होता है, हमने ये देखा कि अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है? अच्छा, 26 लेटर्स को उनके उच्चारण के आधार पे, जैसे हम उनको उच्चारण कर रहे होते हैं, उनको हम कॉन्सोनेंट, ठीक है, वोवेल और सेमी वोवेल में बांटा, ठीक है? कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, वोवेल 5 होते हैं, और सेमी वोवेल जो है ना, ये 2 होते हैं, डब्लू और वाई। क्लियर? आप ये डब्लू और वाई कब वोवेल होंगे, कब कॉन्सोनेंट होंगे, मैंने बताया कि लेट से एक वर्ड है, वर्ड के पहले अगर आएगा तो ये कॉन्सोनेंट बनेगा, बीच में आएगा या लास्ट में आएगा तो ये वोवेल बनेगा। इजीली आपको समझ में आ गया था। फिर हमने देखा डायग्राफ, और उसके बाद हमने देखा डिप्थोन। मुझे लगता है इसमें आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, इजीली आप समझ जाएंगे। फिर हमने देखा साइलेबल। साइलेबल का मतलब होता है एक भाषा की यूनिट, ठीक है? जैसे हम बोलते हैं, शब्दों को बोल रहे हैं, तो बीच में माइक्रो सेकेंड्स के लिए मैं रुक रहा हूँ, है ना? तो उसी यूनिट को हम बोलते हैं साइलेबल। कैसे निर्धारित होता है, यानी कि अगर एक वोवेल हम देखते हैं तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे, है ना, एक हमारा क्या बोलते हैं साइलेबल है। जैसे खुद वोवेल शब्द में कितने साइलेबल हैं, तो आप देखोगे कि कितने इसमें वोवेल हैं, तो एक ओ है और एक ई है, यानी कि 2 दिख गए, यानी इसका मतलब इसमें हमारे 2 साइलेबल हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ये हमने सीखा था। फिर अगली क्लास में हमने सीखा कि जब हम लेटर्स पढ़ लिए तो लेटर्स का इस्तेमाल करके हम क्या बनाएंगे, वर्ड्स बनाएंगे, है ना? इस प्रक्रिया को हमने कहा फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स यानी कि हम क्या कर रहे हैं, शब्दों को बनाने पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है? तो शब्दों को बनाने के 3 तरीके हमने आपको बताए। एक है डेरिवेशन, दूसरा है इन्फ्लेक्शन,
इन्फ्लेक्शन, और तीसरा हमने बताया आपको वो है कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन। अब आप नाम को देख करके परेशान मत होइए, चिंतित मत होइए कि ये क्या है भैया, क्या लिख रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। आपको एक एक चीजें डिटेल में क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, थोड़ा सा समय दीजिए। ठीक है, तो ये था तरीका हमारा, मेथड, कि हम कैसे मतलब कितने तरीके से अंग्रेजी में शब्दों को बनाते हैं। लेकिन ये तो तरीका था, लेकिन जिस टूल का हम इस्तेमाल करेंगे, जिस औजार का हम इस्तेमाल करेंगे, उसको हम बोलते हैं क्या, सफिक्स और प्रीफिक्स। यानी कि या तो हम मान लीजिए कि कोई वर्ड लेते हैं, तो या तो हम वर्ड में कुछ पहले जोड़ देंगे, या तो वर्ड के हम कुछ बाद में जोड़ देंगे, तभी तो नया वर्ड हम बना पाएंगे। जब हम पहले जोड़ रहे होते हैं, जब हम पहले जोड़ रहे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स, और जब हम बाद में जोड़ रहे होते हैं तो हम उसको बोलते हैं सफिक्स। सफिक्स ये टूल है, मतलब ये वो औजार हैं जिनसे हम शब्दों को नए बनाते हैं, लेकिन ये वो तरीके हैं जिनसे हम शब्दों को नया बनाते हैं। कौन कौन, डेरिवेशन, इन्फ्लेक्शन और कन्वर्जन। ये तीनों को एक एक करके हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए आप टूल पर ध्यान दें कि हम क्या कर रहे हैं। हम या तो शब्दों में कुछ पहले जोड़ देंगे या बाद में जोड़ देंगे, तभी तो नया कुछ बनेगा। चलिए, लेकिन एक बात इस क्रम में हमको मिस हो रही है, वो क्या हो रही है कि जब हम शब्दों को जोड़ते हैं तो हमारा स्पेलिंग हर जगह सेम ही नहीं आता। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर हम कैरी में ईडी जोड़ दें तो क्या ये कैरिएड हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना, कैरिएड नहीं होगा। इसका सीधा मतलब ये निकल रहा है, इसका सीधा मतलब ये निकल रहा है कि कहीं ना कहीं स्पेलिंग में चेंज हो रहा होगा। तो जो ये स्पेलिंग में चेंज हो रहा है, इसी को हम सीख रहे हैं अभी। ठीक है, मैंने शब्दों को बनाने से पहले हम जब शब्दों को जोड़ेंगे तो स्पेलिंग में क्या अंतर आ रहा है, इसको सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। पहले हम उसको सीखते हैं। ठीक है, एक मिनट। पहले हम उसको सीख लेते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि जब हम वर्ड में सफिक्स को ऐड कर रहे हैं, सफिक्स को ऐड कर रहे हैं, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, स्पेलिंग चेंज। ठीक है, स्पेलिंग चेंज। इसको हमने कहा कि आपको टोटल हम कितने पढ़ाएंगे, 11 रूल्स पढ़ा देंगे, और लगभग चीज़ें हमें समझ में आ जाएंगी। मतलब जो भी 11, मतलब 11 जो इम्पोर्टेंट रूल हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे, तो लगभग 80 to 85% हमें स्पेलिंग चेंज समझ में आ जाएगा। ये इतना क्यों ज़रूरी है? अच्छा, ये इतना इसलिए ज़रूरी है कि एक छोटी सी बात समझिए कि जब आप अंग्रेजी लिख रहे होते हैं, जब आप पढ़ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, तो आप टेंस भी तो लिखते हैं ना जी। तो टेंस में क्या करते हैं, यही काम करते हैं। सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं ना जी, उसमें भी यही काम करते हैं। आप डिग्री बनाते हैं ना जी, उसमें भी यही काम करते हैं। यानी कि अंग्रेजी के शब्दों को आप अगर अपने हिसाब से बदलना नहीं सीखेंगे तो अंग्रेजी कैसे आएगी आपको? और आप बदलने के लिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग नियम सीखते हैं, और क्या वो नियम आपको याद हो जाते हैं? सोचिए, सोचने वाली बात है, क्या याद हो पाते हैं? नहीं हो पाते। यही तो मुश्किल है, यही वो मुश्किल तरीका है। मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि हम लोग जो यहाँ सीख रहे हैं ना, किसी भी कीमत पर आप कहीं भी जाइए, ये चीज़ें इतनी व्यवस्थित तरीके से आपको सीखने को नहीं मिलेगी। ऐसा सिंपल है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम बहुत रिसर्च कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं चीज़ों को सरल बनाने के लिए। मेरा एक ही काम है कि अंग्रेजी को इतना सरल बना देना है कि एक ऐसा व्यक्ति भी उसे पढ़ ले जिसको कभी अंग्रेजी नहीं आया है। इंग्लिश का भूत का हम दवा बना रहे हैं। ठीक है, अब इंग्लिश का भूत जो है ना भागेगा, और निश्चित तौर पर आपको भी ये लग रहा होगा कि हाँ भैया ऐसा हो पाएगा। चलिए, तो हम पहले ही शब्दों को स्पेलिंग में जो परिवर्तन हो रहे होंगे उनको हम पहले सीख लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें आगे जब हम इंग्लिश को पढ़ें तो हमें वहाँ ज़्यादा समस्या फेस नहीं करनी पड़े। ठीक है, और हमारी मतलब शब्दों को लिखने का तरीका बदल जाए, शब्दों को देखने का नज़रिया बदल जाए। यही तो चाहिए, यही तो होती है अंग्रेजी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये 11 रूल में से हमने
कल पढ़े 3 रूल्स, हम आज पढ़ेंगे 4 रूल्स और कल हम पढ़ लेंगे 4 रूल्स। हमारी कहानी खत्म। कल हमने कौन कौन से 3 रूल पढ़े उसको एक बार के लिए मैं आपको जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि आगे हम लोग जब पढ़ें तो थोड़ा सा मज़ा आ पाए। अच्छा, रिवाइज कराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए ये बड़ी टेक्निकल चीज़ है कि कैसे हो रहा है, हमें बार बार उनको रिवाइज करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे दिमाग से वो चीज़ें उतर जाएंगी। क्योंकि ये बहुत टेक्निकल बात है, कॉन्सेप्चुअल बात नहीं है, ये टेक्निकल बात है कि कैसे करना है, हमें ये बार बार ध्यान में लाना होगा। ठीक है, तो जल्दी से मैं आपको तीनों रूल को रिवीजन करवा देता हूँ जो कल की क्लास की थी। कल की क्लास में हमने सीखा, पहला रूल था ड्रॉप ई, दूसरा रूल था कीप ई, तीसरा रूल था सॉफ्ट सी या जी। यही था। चलिए, ड्रॉप ई का क्या मतलब है? जहाँ भी ये ई की बात हम कर रहे हैं, ये कौन सा ई है? इस ई का मतलब है साइलेंट ई। इस ई का क्या मतलब है? साइलेंट ई। अब साइलेंट ई क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कल समझाया, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं होप। ठीक है, होप में हम यहाँ पी तक आकर मेरी बात खत्म हो गई, लेकिन हमने ई को प्रोनाउंस नहीं किया, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ई हमारा साइलेंट है। अब समझिए कि अब जब कहीं भी साइलेंट ई हमें दिखाई दे रहा हो, मान लीजिए कि एक वर्ड है, एक वर्ड है ना, इसके लास्ट में हमारे पास है साइलेंट ई, लास्ट में है, लेकिन हम उसमें सफिक्स जोड़ना चाहते हैं। सफिक्स जोड़ना चाहते हैं। सफिक्स आप समझ गए? सफिक्स आप समझ गए? सफिक्स का मतलब है शुरुआत या बाद में नया कुछ हम जोड़ रहे हैं। तो सफिक्स जो भी हम जोड़ेंगे वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो वोवेल से स्टार्ट होंगे, ठीक है, या वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होंगे, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होंगे। ठीक है, कह रहा है कि देखिए, अब यही हमको समझना है कि जब वोवेल से स्टार्ट हो या जब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो। जब वो वोवेल से स्टार्ट होंगे, ध्यान दीजिएगा, जब वो वोवेल से स्टार्ट होंगे तो हमें ना ये साइलेंट ई हटा देना है। हमें क्या करना है? इस साइलेंट ई को हटाना है, हटाना है। यही नियम हम पढ़ रहे थे कहाँ? ड्रॉप ई में। लेकिन अगर वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो तो हमें क्या करना है? कीप करना है, यानी कि साइलेंट ई को रखना है, रखना है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये हो कैसे रहा है। ठीक है ना, चलिए जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। एक मिनट, कहाँ गया? वर्ड लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ, एक वर्ड है होप और उसमें लगाना है ING, और एक वर्ड सेम ही वर्ड लेता हूँ और उसमें लगाना है FUL। ठीक है, FUL। ठीक है, अब आप देखेंगे और बोलेंगे कि भैया ये जो शुरू में आई आया है, ये तो क्या है? ये तो वोवेल है। ये क्या है? वोवेल है। और ये जो एफ आया है ये है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। अब आप बताइए कि नियम क्या कह रहा है? नियम तो ये कह रहा है कि अगर वोवेल से शुरू हो तो ई को हटा दीजिए, कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो ई को रख लीजिए। तो हम कैसे बनाएंगे? चूंकि वोवेल से शुरू हो रहा है तो ई तो अब ये वाला ई हटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा होपिंग। ठीक है, लेकिन चूंकि ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो हम हटा नहीं सकते, तो हम क्या रखेंगे? होपफुल। हमें लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यही दो नियम हमने सीखा था। अब आगे, एक मिनट, हाँ, आगे देखेंगे। अगला जो हमारा नियम है वो है सॉफ्ट सी और जी, सॉफ्ट सी और जी। ठीक है, अब सॉफ्ट और हार्ड क्या होता है, थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे, है ना। देखिए, सी और जी के बाद मान लीजिए कि कोई वोवेल आ रहा है, तो क्या क्या हो सकता है? AOU हो सकता है या AEY हो सकता है, यही हो सकता है। तो कह रहा है कि अगर जब AOU आएगा
तो इसे हम कह देंगे हार्ड और प्रोनाउंस करेंगे क और ग के रूप में। लेकिन जब IEY आएगा तो इसे हम कहेंगे सॉफ्ट और हम इसको प्रोनाउंस करेंगे स और ज के रूप में। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल भी बताया था, जैसे मैं लिख दूं कैट और गो और यहाँ पे मैं लिख दूं सिटी और जिम, मैं एग्जाम्पल बताया था आपको। ठीक है, अब एक छोटी सी बात है, आप समझिएगा, ठीक है ना। अब मैं एक वर्ड लिखता हूँ नोटिस और उसमें हमको जोड़ना है एबल। ठीक है, अगर मैं करूं, अब तो नियम हमने ये सीखा था कि अगर ई जो है ना नोटिस स पर बात खत्म हो गई, लेकिन ई तो हमने प्रोनाउंस नहीं किया। इसका ये मतलब है कि ये जो हमारा सी है, ये जो हमारा सी है ये क्या है, ये है सॉरी ई है, ये साइलेंट ई है। तो साइलेंट ई के बाद अगर वोवेल आ रहा है तो हमें तो ई को हटा देना है। तो अगर हम इसको हटाएंगे तो देखिए तो समस्या पैदा हो रही है कि नहीं। पहले तो ये सॉफ्ट था, अब यहाँ पे हार्ड हो गया। ठीक है, यानी कि पहले तो हम स पढ़ रहे थे, अब इसको हमें क पढ़ना पड़ेगा, तो ये बात गलत हो गई। तो यही दुविधा को दूर करने के लिए, यही समस्या को दूर करने के लिए ये कहा गया कि अगर अगर मान लीजिए कि कहीं भी सॉफ्ट सी या सॉफ्ट जी आ रहा है, लेकिन उसके बाद ऐसे ववेल आ रहे हैं, ठीक है ना, समझिएगा, ऐसे ववेल आ रहे हैं जिनके उपस्थित होने से, ठीक है, ये सी अगर हम ई को हटा दें तो सी हमारा हार्ड हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करेंगे तो हमें सी को, मजबूरी में सी को हमें रखना पड़ जाएगा, मजबूरी में हमें सी को रखना पड़ जाएगा, यानी कि हम ऐसे लिखेंगे नोटिसेबल। ठीक है, एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे मैं लिखूं एडवांटेज। ठीक है, तो यहाँ जो पढ़ रहे हैं इसको सॉफ्ट है, लेकिन अगर हम इसमें ओ यू एस जोड़े तो आपको पता है सी और जी के बाद अगर ओ आए तो हार्ड हो जाता है, तो इसे हमें ग पढ़ना पड़ेगा। तो क्या हम सी को हटा के लिखेंगे? नहीं, मजबूरी है, क्योंकि हम सॉफ्ट को हार्ड नहीं बना सकते। तो हमें ये लिखना पड़ेगा एडवांटेज जीएस। ठीक है, ई को रखना पड़ जाएगा। ये कहानी थी, छोटी सी बात थी, हमने सीखा। आज हम जो रूल सीखेंगे, ठीक है, आज हम जो रूल सीखेंगे उसका नाम है डबलिंग, नो डबलिंग, वाई आई और वाई एस टी। 4 रूल सीखेंगे। मैं जल्दी में आपको एक एक करके छोटी छोटी बातें समझा देता हूँ कि आज हम लोग जो रूल सीखेंगे, रूल नंबर 4, 5, 6 और 7। ठीक है, पहला का नाम हम कर लेते हैं डबलिंग, सब एक दूसरे से रिलेटेड है ना। और दूसरा हो जाएगा नो डबलिंग, नो डबलिंग, और तीसरा हो जाएगा वाई जब वाई में बदल जाता है, और तीसरा हो जाएगा वाई जब स्टे करता है, यानी कि जब वाई नहीं बदलता है। ये 4 नियम हैं। अब एक एक करके हम सभी नियम को सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, एक मिनट, हाँ, चलिए, पहला नियम हम देखते हैं, रूल नंबर 4, जिसको हम बोलते हैं डबलिंग। डबलिंग का मतलब है कि किसी लेटर को डबल कर देना। ठीक है, अब इसको समझने से पहले एक छोटी सी बात हम समझते हैं। वो छोटी सी बात क्या है, उसको हम बोलते हैं CVC पैटर्न। CVC, CVC, हमें इसको समझना है। C कॉन्सोनेंट, V वॉवेल, C कॉन्सोनेंट। जब ये पैटर्न आपको दिखे और उसके बाद आपको कोई भी सफिक्स लगाना हो जो वोवेल से शुरू हो रहा हो, तो हमें लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देना है। अब इसको हम कैसे लिखते हैं समझिएगा। इसके बाद हमें क्या ऐड करना है? सफिक्स ऐड करना है। अब कौन सा सफिक्स ऐड करना है, ध्यान दीजिएगा, तो वोवेल वाला। अगर वोवेल वाला सफिक्स ऐड कर रहे हैं तो इसे डबल कर देंगे। ठीक है, लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसे हम समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ईजी, आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं एक वर्ड लिखता हूँ हॉप, रैट, ठीक है, रन, सिट। ठीक है, आपने क्या देखा, कॉन्सोनेंट
कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट, वोवेल सॉरी कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट, सीवीसी पैटर्न में आ गया। अच्छा, इसके बाद हमें कुछ भी जोड़ना, लेट से हम जोड़ना चाहते हैं आईएनजी, ठीक है। आईएनजी में ध्यान क्या रहे कि शुरुआत वाला अक्षर हमारा वोवेल होना चाहिए। तो आईएनजी में आई वोवेल है, तो हम क्या करेंगे, जैसे रन, तो हमें एन को डबल करना है और आईएनजी लगाना है। क्लियर। उसी तरह जैसे सीट, सीट में टी को डबल करना है और फिर इसमें आईएनजी लगाना है। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई। अब एक छोटी सी बात और हो सकती है, क्या केवल 3 ही लेटर वाले शब्द में ये काम आता है? नहीं, हमें केवल लास्ट के ये पैटर्न, लास्ट में किसी भी वर्ड के लास्ट में हमें ये पैटर्न देखना होता है। अब एग्जाम्पल के लिए दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे मैं बोलूँ बिगिन, आप देखिए तो लास्ट में कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट, ये सी वी सी पैटर्न में आ गया कि नहीं आ गया। अब इसमें आप आईएनजी जोड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो देखिए तो ये वोवेल है कि नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, हमें सिंपली लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल करके लिखना होगा, ठीक है। और भी एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ परमिट, ठीक है। अब हमको इसमें ईडी जोड़ना है। ई क्या है, वोवेल है। आप देखेंगे कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट, सीवीसी पैटर्न दिख रहा है। तो जब भी सीवीसी पैटर्न दिख रहा है तो हमें क्या करना है, टी को डबल कर देना है। तो क्या हो जाएगा, परमिटेड, डबल टी और ईडी, ठीक है। मुझे लगता है ये बात आपको एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। आगे बढ़े हम, चलिए। अगला रूल जो है उसका नाम है हमारा, अगला रूल है उसका नाम है हमारा नो डबलिंग। नो डबलिंग, पहले हमने पढ़ा डबल कर देंगे, अब हम पढ़ेंगे कि हम डबल नहीं करेंगे, ठीक है। कहाँ डबल नहीं करेंगे, इसको बड़े ध्यान से आपको सीखना है, ठीक है। हमने अभी क्या पढ़ा, डबल करेंगे, और अभी हम क्या सीखेंगे, डबल नहीं करेंगे। कहाँ नहीं करेंगे, फिर वही पैटर्न हमारे सामने आ जाएगा सीवीसी। लेकिन ये कह रहा है कि पैटर्न भले ही हमारा सीवीसी हो, लेकिन ये लास्ट वाला कॉन्सोनेंट ना या तो डब्लू हो या हो एक्स। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए पहले हम एक्स को समझ लेते हैं। जब हम एक्स लगाएंगे ना तो ये दो कॉन्सोनेंट का साउंड देता है, क और स। जैसे बॉक्स क स आ रहा है, ठीक है, फिक्स क स आ रहा है। एक तो ये बात समझनी है। दूसरा ये समझनी है कि आपको याद है ना कि डब्लू और वाई सेमी वोवेल होते हैं। अब जब डब्लू और वाई लास्ट में दिखेंगे तो क्या बन जाएंगे, वोवेल बन जाएंगे। इसका ये मतलब हमारे पास आया कि ये एक्चुअल में ये वोवेल का काम करेगा, कॉन्सोनेंट तो होगा नहीं। तो हम प्योरली सी वी सी पैटर्न तो नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि ये तो वोवेल का काम करेगा। तो ऐसे में हमें इसको डबल नहीं करना है, हमें इसको डबल नहीं करना है। आई बात समझ में। फिर से मैं समझाता हूँ। अगर सीवीसी पैटर्न दिखा लेकिन डब्लू और एक्स लास्ट में दिख रहे हैं तो हम उनको डबल नहीं करेंगे, बस इतनी ही बात आपको समझनी है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। जैसे अगर मैं बोलूँ फिक्स और उसमें लिखना है, आपको ऐड करना है आईएनजी, तो देखिए तो सी वी सी, सीवीसी पैटर्न तो आया और यहाँ पे वोवेल भी है। तो क्या हमको ऐसे लिखना पड़ेगा क्या, फिक्सिंग? नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगल कॉन्सोनेंट होना चाहिए, लेकिन एक्स जो है डबल कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है। तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे फिक्सिंग, ठीक है। ठीक उसी तरह एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे स्नो, स्नो माने बर्फ गिरना भी होता है, स्नो माने बर्फ भी होता है, ठीक है। ये हम लोग कन्वर्जन में सीखेंगे। अब बताइए क्या हम डब्लू को डबल करते हैं क्या, नहीं, क्योंकि ये एक्चुअल में सी वी सी तो देखने में लग रहा है, लेकिन ये सी वी वी पैटर्न पे है ना, क्योंकि ये भी वोवेल का काम कर रहा है। तो ऐसी हालत में हमें ये बात की सावधानी रखनी है कि हमें इसको डबल नहीं करना। मुझे लगता है ये भी बात आपको क्लियरली समझ में आ चुकी है, ठीक है। अगला जो होगा उसे हम समझते हैं, उसका नाम है, हम 4 रूल पढ़ने वाले हैं, तो 2 रूल तो हो गए। अब अगला रूल है वाई का आई में चेंज हो जाना।
ये रूल नंबर 5-6 है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड है वाई स्टेज, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन आप एक बार के लिए ध्यान से देखेंगे ना तो ये बड़े काम की चीज़ है, बड़े काम की चीज़ है ना। मतलब मैं हम लोग जिस तरह के मैंने कॉन्सेप्ट को, कंटेंट को एक्सेस कर रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं, वो ऐसा कंटेंट ना, मतलब मैं क्या बताऊँ, मक्खन ऐसा आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो बस आंख बंद करके पूरा ध्यान लगा करके इन बातों को सीखें, नोट्स ज़रूर बनाएं ताकि उनको रिवीजन में मदद मिले। और मैं डेली शाम को रिवीजन के लिए आपको ऑडियो भी दे दूंगा, मज़ा आएगा, एकदम मक्खन हो जाएगा, ठीक है। ईमानदारी से सीखिए। तो चलिए, हम कहते हैं वाई को वाई का आई में चेंज हो जाना, ये कब होगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं ये कहानी की वाई की शुरू कहाँ से होती है। जैसे मान लीजिए कोई भी वर्ड हो, ऐसा लिखा होगा लास्ट में वाई होगा, यही बात होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, एक वर्ड लिख दूं फ्लाई, एक वर्ड लिख दूं क्राई, एक वर्ड लिख दूं लेजी, एक वर्ड लिख दूं बीजी। देखिए तो सबके लास्ट में वाई है, 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 ठीक है। तो अब मैं एक बात कह रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे वाई से जस्ट पहले ये भी संभावना है कि ये वोवेल हो जाए, ये भी संभावना है कि ये कॉन्सोनेंट हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इसको दो भागों में तोड़ लेते हैं। या तो सी वाई लिख देते हैं, सी माने कॉन्सोनेंट के साथ वाई आया हो, या हम भी वाई लिख देते हैं, यानी कि वोवेल के साथ वाई आया हो। ये बात आप समझ गए। अब एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ कि ऐसा क्यों कह रहा हूँ। जैसे मैं लिख दिया फ्लाई, आप देखिए तो एल क्या है, कॉन्सोनेंट है। मैं लिख दिया ग्लोरी, ठीक है, ये क्या है, कॉन्सोनेंट। फिर इसका एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ प्ले, ठीक है, ये क्या है, वॉवेल है। फिर मैं इसका एग्जाम्पल लिख देता हूँ स्टे, या इसका एग्जाम्पल लिख देता हूँ डिले। देखिए तो ये वॉवेल है, ये वॉवेल है। तो अब मतलब वाई के जस्ट पहले एक तो वॉवेल आ सकता है, या वाई के जस्ट पहले या तो कॉन्सोनेंट आ सकता है, यही बात है। कह रहा है कि जब ऐसा दिखे आपको, जब ऐसा दिखे कि वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, तब ही केवल वाई को आई में बदलना है। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। लेकिन जब दिखे कि वाई के पहले तो वोवेल है, तो ऐसी हालत में हमें नहीं बदलना होता है, हमें वाई को नहीं बदलना है, वाई को नहीं बदलना है, ठीक है। ध्यान दिए, जब वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो हमें वाई को आई में बदल देना है, लेकिन जब वाई के पहले वोवेल हो तो वाई को हमें नहीं बदलना है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अब मैं ऐसा करता हूं कि कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूं। जैसे मैंने लिखा ग्लोरी, और उसमें हमें जोड़ना है OUS। फिर मैंने लिखा प्ले, और उसमें जोड़ना है ING, ठीक है। अब आप समझिए, वाई के पहले क्या है, आर, कॉन्सोनेंट। तो क्या कह रहा है, वाई को आई में चेंज कर देना है, तो क्या हो जाएगा, ग्लोरियस। हमने क्या कर दिया, हमने क्या किया, ये बात समझिए, हमने क्या किया, वाई को आई में चेंज कर दिया। लेकिन वहीं प्लेइंग है, प्लेइंग है ना, प्ले प्लस ING। तो देखिए तो यहाँ पे वोवेल है ना, तो वोवेल है, इस वजह से इसे हम चेंज नहीं करेंगे, हम इसे रख देंगे। मुझे लगता है ये नियम भी आपको ठीक ठाक समझ में आ गया। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम नियम है ये क्या कहता है, वाई स्टेज, माने वाई जाएगा नहीं, वाई रहेगा, वाई बदलेगा नहीं, वाई रहेगा। हम वाई बदल कब रहे थे, हम वाई बदल कब रहे थे, ध्यान दे रहे हैं आप। देखिए फिर से मैं समझाता हूं आपको। हाँ, जब किसी वर्ड के लास्ट में वाई आए तो हम दो तरह की कल्पना करते हैं, या तो कॉन्सोनेंट के बाद आई आया होगा, या तो वोवेल के बाद वाई आया होगा। जब वोवेल के बाद आई आएगा
तो हम नहीं बदलेंगे, लेकिन कॉन्सोनेंट के बाद आई आया होगा तो वाई को हम चेंज कर देंगे आई में। यही तो बात थी। अब कह रहा है कि वाई स्टेज, वाई रहेगा, तो हम इस केस की तो बात ही नहीं कर रहे, ये तो वाई रहेगा ही रहेगा। लेकिन इस केस में अब आपको ध्यान देना है कि कहाँ वाई को और नहीं बदलना है। ठीक है, देखिए ध्यान देने वाली बात है कि हमें वाई बदल के डबल आई नहीं बनाना है। वाई को बदल के कहीं भी ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां डबल आई बन जा रहा हो, उसे नहीं बनाने देना है, डबल आई नहीं बनाना है। अब कैसी सिचुएशन होगी तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा ग्लोरी, क्लियर, फिर हम उसमें लिख देंगे, ग्लोरी से तो नहीं बनेगा लेकिन एक काम करते हैं, कैरी से बना देते हैं, कैरी। ठीक है, कैरी में हम दो चीज जोड़ने की कोशिश करते हैं, एक तो हम ईडी जोड़ लेते हैं और एक हम आईएनजी जोड़ते हैं। ठीक है, तो जब हम ईडी जोड़ रहे हैं तो हमने क्या कहा कि वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, तो यानी कि वाई को हमें क्या बदलना पड़ेगा, वाई को हमें आई में चेंज कर देना पड़ेगा। तो हमने कहा कि हाँ ये बात तो मुझे याद है, तो हमने कहा कि कैरीड, क्लियर। फिर हम कह रहे हैं कि देखिए बात तो वही है कि क्या हमारी शर्तें क्या होनी चाहिए थी कि वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट है और कुछ भी हम ऐड कर रहे हैं तो वाई को आई में चेंज कर देंगे। अब देखिए तो फिर तो यहाँ भी तो वही होना चाहिए, जैसे हमने लिखा कैरी, तो हमने तो वाई को आई में चेंज कर दिया, फिर बाकी चीज को ऐड किया, लेकिन ये क्या बन गया, डबल आई बन गया ना। हमें इसे नहीं बनने देना है, तो जब हम इसे नहीं बनने देंगे तो क्या करेंगे, वाई को वाई ही रहने देंगे, है ना। तो हम लिखेंगे कैरी। मुझे लगता है ये बात भी आपको समझ में आ रही है। एक दो और एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे मैं लिखूं ट्राई, है ना, इसमें दो चीजें ऐड करनी, एक तो ईडी और एक आईएनजी। ठीक है, तो देखिए तो एक हो जाएगा TRIED, वाई को हमने चेंज कर रखा है, लेकिन दूसरे में अगर हम आई को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, हमें डबल आई नहीं देना है, तो हम क्या कर लेंगे, हम लिखेंगे ट्राइन, वाई को रहने देंगे। ठीक है, उसी तरह DRY+ING, तो ये क्या हो जाएगा, ड्राइंग। अब एक बात इतने में आपको समझ में आई होगी भैया, एक बात हमारे दिमाग में क्लिक कर गई, क्या कि जब हम आई वाला चीज जोड़ रहे होंगे ना, वहीं बस इसको नहीं बदलेंगे, बाकी सब में बदल देंगे क्या। हाँ यही यही एकदम सही, यही बात है कि जहां हम आई वाला जोड़ रहे होंगे ना, वहीं इसको रहने देंगे। माने ये आप समझ लीजिए कि जैसे आई वाला जोड़िएगा तो डबल आई हो जाएगा, तो अब आई को चेंज नहीं करना है। ठीक है, जल्दी जल्दी में एक बार के लिए हम रिवीजन कर लेते हैं चार नियम को। डबलिंग, सीवीसी पैटर्न हो, सीवीसी पैटर्न हो और कोई ववेल वाला सफिक्स जोड़ रहे हैं, ऐसा सफिक्स जो ववेल से शुरू हो रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। सीवीसी कंसोनेंट ववेल कंसोनेंट, कंसोनेंट ववेल कंसोनेंट, तो लास्ट वाला जो कंसोनेंट होगा ना उसे डबल करके जोड़ना है, लास्ट वाला कंसोनेंट को डबल करके जोड़ना है। एक नियम ये हो गया। नो डबलिंग, डबलिंग कहाँ नहीं करना है, जब डब्ल्यू और एक्स दिख जाए। नियम मैंने ये सारी चीज तो मैंने ये समझाने की कोशिश करी कि ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं हम, है ना, लेकिन तो ध्यान में क्या लेके चलना है कि डब्ल्यू और एक्स हो, है ना, डब्ल्यू और एक्स हो तो हमें डबल नहीं करना है। फिर हमने कहा कि वाई और को वाई में बदलना है, तो जब लास्ट में वाई दिखे और कुछ भी जोड़ना हो उसमें तो वाई के पहले देख लेंगे, कॉन्सोनेंट है आई में चेंज कर दो, कॉन्सोनेंट नहीं वोवेल है तो मत चेंज करो, छोड़ दो। लेकिन कॉन्सोनेंट है फिर भी अगर हम आई से शुरुआत वाली चीज जोड़ रहे हैं तो हमें मैंने डबल आई को रोकना है। यही तो हमने इस रूल में समझाया कि वाई स्टे रहेगा, कब रहेगा, जब वाई के पहले कॉन्सोनेंट तो आ जाए, लेकिन जोड़ने वाला में आई पहले से आए हुए हैं, तो डबल आई हम नहीं करेंगे, इसीलिए छोड़ देंगे। तो ये रही हमारी चार नियम। ठीक है, अब आपको फटाफट मैं लिखता हूं यहां तड़कता भड़कता होमवर्क। आज का होमवर्क दो होमवर्क होंगे। ठीक है, आसान है, बनाइएगा। पहले तो आपको वर्ड में को ऐड करके लिखना है, जैसे बॉक्स प्लस आईएनजी, कैरी प्लस आईएनजी, फिर कैरी प्लस ईडी,
फिर स्विम प्लस आईएनजी, फिर हमको लिखना है प्ले प्लस ईडी, फिर स्टॉप प्लस आईएनजी, फिर वरी प्लस आईएनजी, ठीक है, फिर फिक्स प्लस ईडी, ठीक है, हैप्पी 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 प्लस नेस, बिगिन प्लस आईएनजी एंड एंजॉय एंजॉय प्लस ईडी। तो इसको लिख करके आपको बताना है कि सही स्पेलिंग इनका क्या होगा। दूसरा, स्पॉट द मिस्टेक, कहीं अगर मिस्टेक हो गया है तो आपको मिस्टेक खोजना है। और नेम द रूल, नेम द रूल, आपको नियम बताना है कि कौन से नियम की वजह से ये मिस्टेक आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मिस्टेक में जैसे मैं एक चीज लिखता हूँ स्टडिंग, दूसरा मैं लिखता हूँ प्लेड, तीसरा मैं लिखता हूँ मिक्सिंग, चौथा मैं लिखता हूँ कै नहीं कैरिंग, पांचवा मैं लिखता हूँ ग्लोरियस। हाँ ठीक है, ये आपको नियम का नाम बताना है और ये बताना है कि गलत कहाँ है और कैसे सही होगा, ठीक है। चलिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या यहाँ से हो सकता है? करूँ? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। किप किप, अबे आजा, किप किप। टू 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 वाइट वाइट, यस, ठीक है। मैं कल से स्लाइड की संख्या बढ़ा के रखूंगा ताकि दिक्कत हम लोगों को ना हो, ठीक है। एक मिनट में छोड़िए, इसको रहने दीजिए, इतना का इसके चक्कर में समय बर्बाद किया जाए। तो चलिए, हम लोग जैसा कि पढ़ रहे थे रूट, तो आज का रूट है हमारा बड़ी मजेदार है, वो है डिक्ट। डिक्ट 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 का मतलब क्या होता है? कहना। अंग्रेजी में बोलूँ तो से या टेल, हिंदी में बोलूँ तो कहना या बताना, ठीक है जी, कहना या बताना। अब आइए हम डिक्ट से कुछ बनाते हैं। पहला बनाते हैं डिक्टेट। डिक्टेट का मतलब क्या है? डिक्ट तो आ गया, इसका मतलब कहना या बताना, यानी कि बोल कर लिखवाना, बोल कर लिखवाना, लिखवाना, ठीक है। इसको बोलते हैं डिक्टेट, है ना। सर बोलते हैं कि आज हम डिक्टेट करवाएंगे, ठीक है, चलो भैया लिखो ग्लोरियस। फिर बच्चे को स्पेलिंग समझ में नहीं आती, हम ग्लोरी तो जानते हैं, ग्लोरियस कैसे लिखेंगे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। फिर सर बोलते हैं लिखो रनिंग, बच्चा को रन तो पता है, आईएनजी जोड़ के नहीं लिखने आता है, ठीक है। फिर सर बोलेंगे कि चलो लिखो हैप्पीनेस, है ना, हैप्पी तो आता है, हैप्पीनेस लिखने नहीं आता है। फिर सर बोलेंगे स्टॉप, स्टॉप तो लिखने आता है, स्टॉप लिखने नहीं आता है, ठीक है। इसलिए भैया की क्लास देखना जरूरी है। ठीक है, इसलिए भैया क्लास देखना जरूरी है क्योंकि आपको लिखना आएगा। चलिए, अब अगला जो वर्ड हम देखते हैं, कहाँ गया कहाँ गया यार, इसमें बड़ा समस्या है, इसीलिए मैं वाइट बहुत कम यूज करता हूँ, ठीक है। प्री डिक्ट, प्री का मतलब क्या है? पहले, डिक्ट का मतलब है कहना। अच्छा, कोई चीज समय से पहले आप कह दीजिएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रीडिक्ट। प्रीडिक्ट का मतलब भविष्यवाणी करना। भविष्यवाणी करना क्या होता है? समय से पहले चीजों को बता देना, यानी प्रिडिक्ट कर दिया आपने। गजब, क्या है, इंग्लिश कितनी शानदार चीज है, देखिए तो, है ना, आसान है ना। अब आते हैं, अगला वर्ड है कॉन्ट्रा डिक्ट। डिक्ट माने कहना और कॉन्ट्रा माने अगेंस्ट। कॉन्ट्रा माने
एगेंस्ट माने एगेंस्ट माने किसी के विरोध, तो ये होता है विरोध में, विरोध में कुछ बोलना, विरोध करना, या ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, विरोध करना, कॉन्ट्राडिक्ट, ठीक है। अब अगला वर्ड हम ले लेते हैं वर्डिक्ट, ठीक है। डिक्ट माने कहना, वर माने ट्रू, ट्रू यानी सच। कोई चीज आप अगर सच कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप जो है ना फैसला या न्याय दे रहे हैं। न्याय देना या फैसला करना, यानी कि आप सच सच बता रहे हैं कि भैया देखो यही बात है, यही वर्डिक्ट है। वर माने ट्रू और डिक्ट माने सच कहना, एकदम सच कहना, उसी को तो न्याय बोलते हैं। न्याय का क्या मतलब है बताइए हमको। मान लीजिए अभी तो मैं एग्जाम्पल नहीं लूंगा, हालांकि एग्जाम्पल अब मैं क्या बोलूं यार, अभी ऐसा माहौल चल रहा है ना, छोड़ो। वर्डिक्ट का मतलब है एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए कि किसी ने किसी का किताब चुरा लिया। अब न्याय का मतलब क्या हुआ कि आपको सच्चाई पता चल गई कि राम ने चुराया, मोहन ने चुराया, या किताब को चूहे ने खा लिया। तो जो सच्चाई पता चल जाए वही तो वर्डिक्ट है। तो वर्डिक्ट न्याय बता देना, सच बता देना। अगला एक वर्ड लेते हैं, ठीक है, वो है डिक्टेटर। डिक्ट से बना है। अब इसकी कहानी कितनी शानदार है मैं बताता हूँ। डिक्टेटर, अब क्या होता था पहले रोमन साम्राज्य में कि एक ऐसा ऑफिशियल अपॉइंट किया जाता था, एक ऐसा व्यक्ति अपॉइंट किया जाता था कि राजा की गैर मौजूदगी में, अब हर जगह राजा तो जाएगा नहीं, तो राजा की गैर मौजूदगी में वो माने जो संसद कानून बनाई होती है उस कानून को बताता था, डिक्टेट करता था, माने वो माने बोलकर समझाता था कि इस कानून का मतलब ये है, इस कानून का मतलब वो है। जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बातें लिखी है उसको पढ़ता है ना, और बताता है कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का मतलब ये है, उस बात का मतलब ये है। तो रोमन साम्राज्य में एक व्यक्ति अपॉइंट किया जाता था, उसका नाम होता था डिक्टेटर। वो क्या बताता था, रूल और नियम बताता था। धीरे धीरे ये सब जो है ना निगेटिव अर्थ में यूज होने लगा। निगेटिव अर्थ में कैसे यूज होने लगा, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो ये बोल दे कि चलो आज सूरज पश्चिम से उगा है और तुम्हें मानना पड़े, नहीं मानोगे तुम्हारी टांग काट लिया जाएगा, ऐसे आदमी को बोला जाता है डिक्टेटर, ठीक है। कई बार आप देखोगे कि अपने देश के ही नेताओं को लोग बोलते हैं कि ये डिक्टेटर बन गया है। ठीक उसी तरह कुछ अच्छे डिक्टेटर, मतलब अच्छे क्या बुरे क्या छोड़ो, हाँ कुछ बड़े डिक्टेटर्स का नाम मैं बता देता हूँ। जैसे हिटलर है ना, हिटलर इसको भी बोला जाता था भैया डिक्टेटर है ना, यानी ये जो बोला वो मानना ही पड़ेगा, नहीं मानोगे तो तुमको निपटा देगा ये। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं डिक्टेटर, बोले मानो, बोले मानो, ठीक है। तो मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ गई आपको। शाम तक आपको मिल जाएगा हमारा रिवीजन का क्लास। बाकी आपको ये बताना है हमको कि होमवर्क का निपटान कैसे करें। और मेरे पास चूंकि समय का अभाव है, एक समय के लिए मैं आपको छोटे से दायरे में ये बता दूं कि मेरा समय कैसे ख़त्म होता है। जैसे मैं 7 बजे उठता हूँ, 7 से 9, 9 बजे हमें ऑफिस में होना होता है। तो 7 से 9 के बीच में हमें नहाना है, धोना है, खाना बनाना है, रूम साफ करना है, कपड़े पहनना है, कुछ रिवीजन करना है जो मैं पढ़ लिया हो, उसके अलावा कि क्या करना है आज दिन भर उसका रूटीन सेट करना है, दुनिया भर की चीज़ें होती है। मतलब मैं क्या बताऊँ, एकदम मतलब सबसे इम्पोर्टेंट समय है, बिजी एकदम टाइम नहीं है। 9 से 5 आपको पता है मैं ऑफिस में होता हूँ तो टाइम होगा ही नहीं, ठीक है। अब 5 से मैं निकलता हूँ, तो 5 से निकलने के बाद रूम आइए, है ना, प्री वर्कआउट कुछ खाइए पीजिए, है ना, उसके बाद 6 बजे के आसपास तक, है ना, आप जिम जाइए। 6 से 8 जिम में रहिए, कई बार 8 साढ़े 8 भी हो जाता है। जिम से आते आते 8:30 हो जाता है यूजुअली, है ना। उसके बाद आप नहाइए, है ना, प्रोटीन वगैरह दुनिया भर की नौटंकी है, तो 9 साढ़े 9 हो जाता है। उस समय आपका क्लास रिकॉर्ड करिए, 10 या 10:20 या 10:15 हो जाता है। फिर 10:15 के बाद अपनी क्लास करिए लगभग 1 बजे तक। अब जब तक क्लास खत्म होती है, ठीक है, और उसके बाद आप सोने जाइए। आप बताइए कि इतनी दिनचर्या में, अच्छा आप ये सोच रहे होंगे कि मैं अपना क्या करता हूँ, मैं अपनी तैयारी करता हूँ, ठीक है। मैंने ये मेरी जो नौकरी लगी है, आप ये सोच रहे होंगे भैया आप इनकम टैक्स में एक अधिकारी बन गए फिर भी ये काम कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, जितना लड़ सकते हो ना
उतना लड़ो, रुको मत, क्योंकि जिस समाज से तुम आए हो ना, मतलब मैं बता नहीं सकता कि तुमने जिंदगी की वो खुशियां नहीं देखी है, तुमने जिंदगी का वो रंग नहीं देखा है, तुमने जिंदगी को उस तरह से जिया नहीं है, है ना। केवल एक ही चीज है, वो है पैसे की कमी, गरीबी, रुतबा, पावर, ये नहीं है तुम्हारे पास। तो मैं भी वहीं से आया हूँ। एक्चुअल में मैं कहूँ, मेरी हालत आपसे बेहद मतलब आपसे बहुत खराब थी। मैं तो 9th क्लास से खुद से पढ़ा हूँ। 9th क्लास से मैं खुद पढ़ा के पढ़ा हूँ। सोचिए, तब तक यहाँ पहुँचा हूँ। ये मेरी चौथी नौकरी है। लेकिन छोड़िए इन सभी बातों को। मुझे हर उस जगह तक जाना है जहाँ तक मेरे मतलब मुझे जाने का अवसर मिलेगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, लेकिन उसका अवसर मेरे पास है, तो मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा-सा समय कम दे पा रहा हूँ, उसमें से समय काट के मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, सोचिए, है ना। कोई और व्यक्ति होता ना तो ऐसा वो सोचता भी नहीं भाई, लेकिन मैं कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे मतलब कुछ ज़्यादा बड़ा चाहिए, नहीं। मैं ये सोचता हूँ कि आप देखिए ना, आप जिस जगह से आए हैं, आपकी एजुकेशन तो वैसे ही मतलब मैं बता नहीं सकता कितनी खराब स्थिति में है। आप जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी-वैयारी कर रहे होंगे तो आपको खुद पता होगा कि कितनी खराब स्थिति में हमारी एजुकेशन है। तो ऐसे हालत में एक तो आपको अंग्रेजी से डर लगता है, ठीक है? और बिना अंग्रेजी के आप ज़्यादा लंबे समय तक मतलब ज़्यादा बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाएँगे। ना तो अपनी सामान्य ज़िंदगी में, ना ही आप अपने करियर में। तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा अगर मैं मेहनत करूँ, थोड़ा-सा मैं अपना समय दूँ, तो मैं इन चीज़ों को आसान बना सकता हूँ। और मैं आपसे इस बात के लिए मतलब ये दावा करता हूँ कि जिस ढंग से हम लोग पढ़ सीख रहे हैं ना, अगर किसी मतलब जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरी बात मानिए, इसे रेगुलर और बड़े ही तमीज़ से पढ़ने की कोशिश करिए। जहाँ नहीं समझ में आए, उसके लिए मैं हाज़िर हूँ, हमेशा हाज़िर हूँ आपके लिए। आपके लिए हमेशा हाज़िर हूँ। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में जुड़े हैं, डाउट कर सकते हैं, जो भी समस्याएँ आए, वो कर सकते हैं, ठीक है? मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन एक दावा करता हूँ कि अगर किसी बच्चे ने रेगुलर इसे अटेंड किया ना, निश्चित तौर पर उसकी इंग्लिश ऐसी हो जाएगी कि दोबारा कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना? चलिए, फिर मिलते हैं। उम्मीद है कि आप मेरी मेहनत को समझते होंगे। लेकिन एक बात मतलब मैं बोलूँगा, हालाँकि मेरा मन कर रहा है आज ये बोलने के लिए कि आप वीडियो तो देखते हो, मैं नहीं कर रहा हूँ लाइक सब्सक्राइब करो, कुछ भी मत करो यार, तुम्हारी इच्छा है, तुम पढ़ो, छोड़ो उनकी बातें। लेकिन एक बात ज़रूर, अपना फीडबैक मतलब पढ़ने के बाद जो तुम्हें फ़ील हो रहा है, कृपया एक बार कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको कैसा लगा। ताकि मैं इसलिए नहीं कर रहा कि वो लिखेंगे तो मुझे कुछ और मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो मैं नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि पता है, मैं जो ये मेहनत कर रहा हूँ ना, इस मेहनत के लिए मैं आपके पास तो बैठा नहीं हूँ, लेकिन हाँ, अगर आप कमेंट करेंगे और बताएँगे कि आपको कैसा लग रहा है, अगर कुछ गलत लग रहा है तो उसको मैं सुधार कर लूँगा, और कुछ अच्छा लग रहा है ना तो वो मुझे मुझे मोटिवेशन देगा कि आगे की क्लास को मैं और अच्छे से रिकॉर्ड कर पाऊँ, ठीक है? वो थोड़ी-सी मुझे थोड़ा-सा और मोटिवेशन देगा। तो थोड़ा-सा इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी आप वीडियो देखें तो नीचे एक कमेंट ज़रूर लिखें कि आपको कैसा लगा, इसमें क्या कमी रही या आपको क्या अच्छा लगा, ठीक है? फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। आज बहुत लेट हो गया, मैं किसी और प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, तो आज शायद मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ये बड़े दुःख की बात है, लेकिन कोई बात नहीं है, हम लोग ऐसे ही बने रहेंगे।